जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी गवर्नर जनरल देख रहे थे, तो हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर को देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। और 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियोज़ नहीं बन पाए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग की पढ़ाई क्यों बाधित होगी, तो मैं एक वीडियो फिर से बना दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था, ये किस एक्ट के तहत बना था? तो आप सभी को पता है कि 1773 का चार्टर एक्ट था। 1773 के एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। और उसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के जो क्षेत्र थे ना, तो बंगाल के क्षेत्र के अधीन मद्रास और बम्बई के क्षेत्र को कर दिया गया था। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर अगर बोलेगा तो कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो भी वारेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और इसे भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। आखिर क्यों जनक कहा जाता है? तो सर्वप्रथम क्या हुआ था कि प्रत्येक जिला में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय, ठीक है, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना इन्होंने की थी। अब देखिए, यहाँ दो शब्द है कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय में क्या होता था कि जमीन वगैरह से जो विवाद होते हैं मान हानि का, वो दीवानी में आते हैं। लेकिन जो मारपीट हो जाता है, खून खराबे वाला होता है, उसको क्या फौजदारी में डाला जाता है। तो आपने देखा कि सर्वप्रथम जिला में न्यायालय की स्थापना कौन करवा रहा है? वारेन हेस्टिंग करवा रहे हैं। तो इसीलिए इनको न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। 1773 के एक्ट द्वारा एक और कार्य हुआ था। 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश 3 थे। कौन कौन थे? चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइट थे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं इसमें अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को डालता हूँ। मुझे पता है कि क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या पढ़ने चाहिए, तो आप लोग इसी को पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर देखिए, नंद कुमार पे झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया, जिसे भारत में न्यायिक हत्या कहा जाता है। देखिए, ये क्या था कि नंद कुमार जो थे, इन्होंने वारेन हेस्टिंग पे ये आरोप लगाया था कि वारेन हेस्टिंग जो है पैसा लेकर के, क्या लेकर के? वारेन हेस्टिंग पैसा लेकर के बंगाल का नवाब बनाया है। किसको? तो जो मीर जाफ़र की जो विधवा थी मुन्नी, उससे पैसा लेकर के इन्होंने क्या किया था? नवाब बनाया था। और इसी का वारेन हेस्टिंग का ही दोस्त था कौन? आपके एलिजा एम्पे। और इन्होंने मिल करके क्या किया? इन पे झूठी मुकदमा चलाया और फिर इनको फांसी दे दिया। इसी संदर्भ में कहा जाता है भारत में न्यायिक हत्या हुई थी। ठीक है, और ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में होती है। ये बंगाल में होती है। ठीक है, और इसमें विलियम जोन्स थे इसके संस्थापक, और वारेन हेस्टिंग भी संस्थापक थे। लेकिन ज़्यादातर विलियम जोन्स ही पूछा गया कि संस्थापक कौन थे, तो विलियम जोन्स थे। देखिए, अब क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग जो थे, आपके यहाँ से वो इंग्लैंड लौटते हैं। तो इंग्लैंड लौटने के बाद क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या हुआ, जैसे हम लोग के यहाँ है ना राज्यसभा और लोकसभा, तो वहाँ भी होते हैं लॉर्ड्स ऑफ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वहाँ क्या हुआ? इन पे मुकदमा चलाया गया, हेस्टिंग्स के विरोध में महाभियोग लाया गया। कई वर्षों के बाद, कई वर्ष क्या मतलब लगभग ये हमको लगता है 6 या 7 वर्ष के बाद इन्हें क्या कर दिया? इन्हें फिर
दोष मुक्त करार दे दिया जाता है। ठीक है, मुकदमा चलाया गया, फिर दोष मुक्त दे दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्नवालिस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉर्नवालिस का आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है, कब आए कब गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो 1786 से 1793 में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 1793 में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा शासक था जब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के यहाँ भेजा जा रहा था, तो उसने बोला था कि मैं सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लेकर के नहीं जाऊंगा जब तक मुझे सेनापति का अधिकार, पूर्णतः अधिकार ना मिल जाए। तो गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोलते हैं? सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने अभी देखा था न्याय प्रणाली का जगत किसे बोल रहे थे हम? वॉरेन हेस्टिंग को। तो मैंने वही देखा कि सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को और पुलिस सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती को लागू किया 1793 में। अस्थाई बंदोबस्ती मैंने आपको पढ़ाया था अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती, महालवाड़ी बंदोबस्ती। तो मैंने आपको अस्थाई बंदोबस्ती वहाँ बहुत ही डिटेल में बताया था। तो अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया था? 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस ही था जो दास व्यापार या दासों पे निर्यात पे प्रतिबंध, दासों पे निर्यात पे प्रतिबंध के निर्यात कॉर्नवालिस ने। दासों पर निर्यात एवं व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कॉर्नवालिस ने लगाया था। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि इन्हीं के समय में था कि प्रथम भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है, पीसीएस में, बिहार पीसीएस में। तो प्रथम भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ कौन थे? टैगोर। और द्वितीय भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बल। देखिए, अब दोनों का नाम 100 से ही है, तो कैसे याद करें? देखिए, प्रथम भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय तो सत्य है। क्या सत्य है? तो सत्येंद्र नाथ। पहले सत्य है तो सत्येंद्र नाथ। ठीक है, सत्य है, सत्येंद्र नाथ को पहले रखेंगे, सत्य ही पहले आता है, तो ऐसे याद कर लेंगे हम सत्येंद्र नाथ। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिक, उतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए होना चाहिए ट्रिक। बस यहाँ पे हम सत्य याद रखेंगे तो सत्येंद्र हो जाएगा, और यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही हैं सेकेंड में। तो कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? कॉर्नवालिस जो थे वो भारत में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में किसके किसके बीच हुआ था? मैं जब आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था, इधर से कौन थे? टीपू सुल्तान थे, यहाँ से टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, और एक तरफ से कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो आपके टीपू सुल्तान के बीच और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। हालांकि टीपू सुल्तान यहाँ पे क्या होते हैं? हार जाते हैं, और यही होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये तो अब नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को देखते हैं। देखिए, आपका जो कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस के बाद आता है जॉन सॉर। जॉन सॉर कोई महत्वपूर्ण गवर्नर नहीं था, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था। ये सिर्फ एक कार्य किया था कि अवध के मामले में इसने हस्तक्षेप किया था। तो जॉन सॉर अवध के मामले में हस्तक्षेप करता है, इसीलिए इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो जॉन सॉर। ठीक है, शोर मचाया इसने कि हम अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। क्या किया? शोर मचा दिया, हम अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, और सिर्फ अवध में ही इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आप लोगों को 4 गवर्नर जनरल दे दिए जाएंगे और फिर उसको बोलेगा क्रम से सजाइए, तो फिर क्या होगा? इसलिए आपको डेट याद करना है कि कब आया कब गया।
या अगर उसका आप कार्यकाल भी कुछ ऐसी घटना भी याद रखेंगे तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने भी बताया कि वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आया था, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बाद कौन आया था, जॉन सॉर। मैंने भी 3 देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, द्वितीय गवर्नर जनरल आपके कॉर्नवालिस थे, और फिर उसके बाद आते हैं जॉन सॉर 1793 से 1798 में। अब आएंगे लॉर्ड वेलेजली, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लॉर्ड वेलेजली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, ठीक है, 1798 से 1805। देखिए लॉर्ड वेलेजली की सबसे महत्वपूर्ण है सहायक संधि, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली की क्या थी, सहायक संधि। सहायक संधि की जो नींव इन्होंने रखी थी यहाँ पे, ठीक है। सहायक संधि को किसने शुरू किया, तो लॉर्ड वेलेजली। आखिर सहायक संधि क्या था, इसको समझिए कि सहायक संधि क्या था। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के देसी राज्य रजवाड़े थे देसी, तो उनका ये था कि आप क्या कीजिए, सहायक संधि ये होता था कि वो अपना एक बटालियन क्या करते थे, उस राजा के यहाँ रख देते थे, ठीक है। और ये जो सहायक संधि ये बनाए थे, देखिए ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे थे, आपको मैं एक ही बात बोला हूँ, ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे थे वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। जो ये सहायक संधि उन्होंने लाया वो अपने फ़ायदे के लिए लाए, ऐसा नहीं था वो यहाँ के रजवाड़े जो देसी नरेश थे उनकी उनकी सहायता या उनके दुश्मनों से क्या कर सकते थे, उनको युद्ध करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने सुविधा के लिए रखते थे, ताकि क्यों रखते थे कि आखिर ये जो देसी राजा है, जैसे कोई भी राजा ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं निज़ाम हैदराबादी, तो आखिर ये क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किन विदेशी ताकतों से ये हाथ मिला रहा है। तो ये सब जानने के लिए वो क्या किया, वेलेजली ने क्या किया, सहायक संधि अपना लिया कि सहायक संधि रहेगा और मेरा बटालियन क्या करेगा। और इसको जो है ना, जो ब्रिटिशर्स जो सेना देती थी उसका पेमेंट जो है ना वो खुद राजा को करना पड़ता था। तो देखिए सहायक संधि कितना मतलब खतरनाक था। अब देखिए सहायक संधि एक क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो निज़ाम याद रखिएगा 1798 या हैदराबाद, निज़ाम या हैदराबाद दोनों एक ही बात है। निज़ाम 1798 में, मैसूर 1799 में, ये क्रम याद रखिएगा आप, ठीक है। पूछता है कभी कभी क्रम, या सीधे पूछ देगा आपको। यहाँ पे एक है अवध, पूछता है कि अवध को कब मिलाया गया था, तो 1801 में। तो सहायक संधि की नींव किसने रखा था, 1798 में, सहायक संधि की नींव तो वेलेजली के द्वारा रखी गई, और उसने क्या किया, सबसे पहले निज़ाम को अपने अंडर किया 1798 में, फिर आपका मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया 1804 में। ये 4 थे सहायक संधि, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध इसी के समय हुआ था। देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये थे आपके क्या नाम था उनका, टीपू सुल्तान, और इधर से कौन था, वेलेजली। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तो एक तरफ से थे टीपू सुल्तान और इधर से थे कॉर्नवालिस, चौथा में वेलेजली। एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य क्या है, जो सिविल सर्विसेज पास जो थे उनको क्या करना था, उनको यहाँ पे सिविल सर्विसेज पास जो थे उसको यहाँ पे ट्रेनिंग देना था, ठीक है। जो सिविल सेवा की परीक्षा पास करें उनको ट्रेनिंग कहाँ थे, तो ये कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था 1800 में। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था, ये वेलेजली ने ही बनाया था। और इसकी भी मृत्यु कहाँ हुई थी, इसकी मृत्यु 1805 में गाजीपुर में ही हो जाती है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं है जॉर्ज बार्लो, गवर्नर जनरल, क्योंकि ये बस दो वर्ष के लिए रहा, 2 वर्ष के लिए। और इसने क्या, यहाँ कोई भी ऐसा कार्य इसने नहीं किया था। वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था ना, मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले भी एक विद्रोह हुआ था
सिपाही विद्रोह, ये वेल्लोर विद्रोह, यही वेल्लोर विद्रोह था, शायद 1806 में हुआ था। और इसी विद्रोह के समय यहाँ पे शासक कौन था, गवर्नर जनरल मतलब, तो वो आपका बार्लो था, मेजर बार्लो या जॉर्ज बार्लो। ठीक है, नेक्स्ट उसमें फिर आएगा लॉर्ड मिंटो। देखिए लॉर्ड मिंटो क्या था, लॉर्ड मिंटो से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मिंटो 1807 से 1807 से 1813, बार्लो 1805 से 1807 था और मिंटो उसके बाद 1807 से लेकर 1813। तो मिंटो के समय जो था अमृतसर की संधि हुई थी 1805 में। अमृतसर की संधि, सॉरी दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी मैं दिखाता हूँ उसको। देखिए अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1805 में हुई थी और अमृतसर की जो संधि हुई थी वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो के समय, लेकिन मिंटो गया नहीं था। तो मिंटो का नेतृत्व कौन कर रहा था वहाँ, चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह। तो लॉर्ड मिंटो के समय एक इम्पॉर्टेंट घटना घटी, अमृतसर की संधि। मैंने बताया था रंजीत सिंह और ये मिंटो के बीच हो रहा है। तो ये इसकी जो सीमा रेखा थी, आखिर एक सीमा रेखा तो होगा ना, तो एक सीमा रेखा जो था सतलज नदी को सीमा रेखा बनाया गया था और सतलज नदी के जो उत्तर पश्चिम का भाग था वो रंजीत सिंह का था और जो आपका दक्षिण पूरब का जो हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स का था। और इसमें बोला गया था कि ब्रिटिशर्स द्वारा कि हम लोग आपकी सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और रंजीत सिंह ने बोला था कि मैं आपकी सीमा में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये अमृतसर की संधि थी, लॉर्ड मिंटो के समय चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 में। ठीक है, हाँ 1813 से लेकर के 1823 में इसका कार्यकाल, ठीक है मैंने बता दिया 1813 से 23 थे। और लॉर्ड देखिए एक थे वारेन हेस्टिंग, वो 1772 से लेके 85 तक, 1772 से 1785 तक। ठीक है, वो वारेन हेस्टिंग थे। अब आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग, तो याद रखिएगा जो 1772 वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और अंतिम गवर्नर थे। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग जो आएंगे वो 1813 में आएगा और 1833 तक ही बने रहेंगे। तो नेपाल का जो युद्ध हुआ था 1814 से 16 में, नेपाल का युद्ध 1814 से 16 में हुआ था और ये नेपाल का युद्ध 1814 से 16 में हुआ था। ठीक है, नेपाल का युद्ध 1814 से 16 में। और नेपाल के युद्ध के बाद होती है सुगौली की संधि। सुगौली की जो संधि हुई थी वो अमर सिंह और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ था सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि के तहत क्या हुआ था कि जो कुमायूं जो कि उत्तराखंड है और नैनीताल, ये सारे एरिया को क्या किया था, ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। सुगौली की संधि 1816 में, नेपाल का युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था। और ये जो संधि हुई थी अमर सिंह के बीच और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच हुआ था। एक हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत क्या हुआ था कि जो पेशवा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। जो पेशवा का पद था उसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था। और ये 1817 से 1818 के बीच हुआ था। अच्छा, अंतिम पेशवा, एक क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम पेशवा कौन है, तो बाजीराव द्वितीय। इनको क्या किया गया, 8 लाख रुपया का पेंशन देके इसको कानपुर भेज दिया गया था, बाजीराव द्वितीय। ठीक, एक बहुत ही पिंडारियों का दमन पूजा था, तो कौन ये था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पिंडारियों का दमन। पिंडारी कौन थे सबसे पहले, देखिए पिंडारी जो थे मराठा के तरह ही क्या थे, एक लुटेरे थे। मराठा के तरह ही क्या थे, ये लुटेरों का एक दल था और ये लूट मचाते थे, बहुत लूटपाट करते थे और उसी से क्या करते थे, वो अपने दिनचर्या को चलाया करते थे। देखिए इसका जो पिंडारियों का जो उद्भव हुआ या उदय हुआ वो औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ था। इसके कुछ नेता थे जो कि याद रखिएगा, करीम, चीतू, वासिल, ये कई नेता इसके थे जो महत्वपूर्ण नेता थे। आखिर अंतोगत्वा क्या हुआ कि पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय कर दिया जाता है। बंगाल में एक एक्ट लाया था, टेनेंसी एक्ट, जो 1822 में लागू हुआ था।
इससे क्या होता है कि जो किसानों की जो भूमि बेदखली थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये भूमि दखल मतलब जो किसान को भूमि से बेदखल करने की जो रिवायत थी उसको क्या किया गया, उसको समाप्त कर दिया। तो बंगाल में टेनेंसी एक्ट कहाँ आया था, तो बंगाल में 1822 में। अगर पूछा किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। एक है लॉर्ड एम्स्टर बाद में आएंगे। लॉर्ड एडम्स 1823 में। इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, बस ये इसलिए ध्यान रखना है कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बना दे कि सीरीज में लगाने के लिए, कालक्रम में लगाने के लिए, और कहीं इसको भी डाल दे तो हम लोग को लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं इसीलिए इसको डाल दिया हूँ कि लॉर्ड एडम्स जो थे वो 1823 में आए थे। कोई महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने नहीं किया था, 6-7 मंथ के लिए ही ये रहा था। ठीक है। और अब एक आएंगे लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। इसका कार्यकाल लगभग 5 साल का रहा। और जो प्रथम वर्मा युद्ध हुआ था, हमने नेपाल युद्ध पढ़ा 1814-16 उसी तरह देखिए प्रथम वर्मा युद्ध तो 10 साल के बाद 1824 से 1826 में। प्रथम वर्मा युद्ध 1824 से 1826 में। और यहाँ होता है एक महत्वपूर्ण संधि, यांडबू की संधि होती है 1826 में। उसमें क्या होता है कि बर्मा पर अधिकार हो जाता है किसका, ब्रिटिशर्स का। बर्मा पे अधिकार किसका होता है, ब्रिटिशर्स का जो है ना, वो बर्मा पे उन लोगों ने अधिकार कर लिया। ठीक है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 1828 के बीच आता है। और इसके बीच होता है प्रथम वर्मा का युद्ध 1824 से 26 में। और इस वर्मा के युद्ध के बाद होता है एक यांडबू की संधि, और वर्मा पर फिर अधिकार कर लिया जाता है। और इसके समय एक और क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज जो था वो एम हर्स्ट ने कराया था कोलकाता में। ठीक है, 1824 में, जब प्रथम वर्मा युद्ध हो रहा था। प्रथम वर्मा युद्ध के समय ही गवर्नमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1824 में। देखिए अब आते हैं उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए ये 1828 से लेकर 1835 तक ये रहेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था 1833 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। 1833 का अधिनियम पर मैंने आपको बताया था कि 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उसी तरह जब विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 है, तो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग होगा। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल भी कौन होगा, विलियम बेंटिंग होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब एग्ज़ाम होगा आप लोगों का जो भी इधर हो जाए TRE 4, और तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। ठीक है, आपको मैं यही PDF होगा और यही सारे नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बस विश्वास करके पढ़िए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बैंक लगाइए, प्रीवियस PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या बस ऐसे हवा हवाई है। ठीक है, देखिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, होली के दिन भी आप लोग का क्लास ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।